गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थी। उसके कुछ सवाल कर लिए थे, कुछ सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आपके वो सवाल हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके सवाल नहीं भी हुए हैं तो चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे उन सवालों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। 4 का मैंने आपको बता दिया था कुछ, और बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी किसी को दिक्कत आए तो मैंने वीडियो में बोल दिया था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आपको इसकी क्या बनानी है, सूची बनानी है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास ए दिया हुआ है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, सेकंड वन आपको दिया गया है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है। x की वैल्यू 9/2 तक है। अब देखिए, फर्स्ट वाले में आपको दिया है कि a जो है x है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, आप लोग जानते हैं सभी लोग कि विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आप इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, आपको इसका समुच्चय लिखना है रोस्टर रूप में। क्या लिखना है आपको, समुच्चय लिखना है किस रूप में, रोस्टर रूप में। ठीक है, तो रोस्टर रूप में हम इसका समुच्चय लिख देंगे। आपके पास विषम संख्याएं क्या आ जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने 3 डॉट लगा दिए। 3 डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये समुच्चय जो हमने लिखा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसके और भी अवयव हैं। लेकिन अवयव जो है वो इतने हैं कि हम पूरे अवयव लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं। जैसे आप लोग शांत और अशांत संख्या निकालने में करते थे कि जब आपका भाग पूरा पूरा नहीं जाता था तो आप 3 डॉट लगा दिया करते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप b का लिखते हैं तो b के आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसी संख्या होती है, आपकी सारी नेगेटिव और सारी पॉजिटिव संख्याएं सभी मिलके क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपकी पूर्णांक संख्या है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -12 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो -12 यानी कि -1/2 से बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आप नंबर लाइन पे ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे -1 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे इसके बीच में -1/2 आएगा। तो -1/2 से बड़ा क्या होगा, 0। तो ये आपका समुच्चय शुरू हो जाएगा 0 से। 1, 2, 3, 4। 4 से बड़ी अगर आप संख्या देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 5। और 5 आपका 9/2 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए वो संख्या हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तीसरे सवाल में आपको दिया गया है, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। और आपको दिया है x² लेस एंड इक्वल्स देन 4। x² की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, छोटी है और बराबर है किसके, 4 के। अब यहाँ पे ये x² की वैल्यू 4 तक है, x की वैल्यू 4 तक नहीं है, x² की वैल्यू कहाँ तक है, 4 तक है। और पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में आपके पास क्या आते हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी आती है और नेगेटिव संख्याएं भी आती है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे। अब आप देखिए
जैसे 4 है, 4 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है? +-2। क्या आता है? +-2। इसी तरह से 4 से छोटी संख्या 3 है, 3 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है? अंडर में आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 2 का अंडर निकालेंगे तो भी 1.414 आएगा, तो आपका वो भी पूर्णांक संख्या नहीं है। अब इसके बाद क्या है, किसका निकालेंगे? 1 का। अगर आप लोग 1 का वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है? 1 ही आता है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों को लिया जाता है। तो आपके पास +1 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया। इसके बाद अभी हमारे पास 0 भी बाकी है। इससे छोटा क्या होता है? 0। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। तो वो संख्या भी हमारी पूर्णांक में शामिल है, इसलिए हम 0 को भी शामिल करेंगे। ठीक है। और कुछ हो सकता है इसका? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कहोगे कि यहाँ पे हम इससे छोटी संख्याओं में नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, तो नेगेटिव आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x² की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन x² की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे हम तो आपकी प्रत्येक वैल्यू क्या है, चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या आ गया? -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल आपको दिया गया है dx such that x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको इस तरह से लिखना हो, कोई भी शब्द के अक्षर लिखने हैं, तो आप क्या करोगे? कोई भी रिपीटिशन नहीं लोगे। अगर आप लिख भी दोगे रिपीटिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। LOAL ये हो गया। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं D = LOA। L क्योंकि हमारा रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको दोबारा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है क्योंकि हम रिपीट नहीं करते। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है। आप अगर ये लिख देते हो तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है इसके E = x such that x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप शुरू से काउंटिंग करेंगे तो आपके पास ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते? तो ये आपका जनवरी 31 का होता है, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा फरवरी। इसके बाद मार्च में 31 होते हैं तो अप्रैल, मई में 31 होते हैं जून। ठीक है। जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं तो सितंबर, अक्टूबर में 31 होते हैं, फिर उसके बाद नवंबर। तो ये आपके पास वो महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। इसके अलावा जो भी बच रहे हैं उन सब में क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास 5वें क्वेश्चन का लास्ट बचता है, छठा। इसमें आपको लिखा हुआ है x f = x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। जो के से पहले आता है।
ये शब्द आपका कहाँ पे आता है, के से पहले आता है। तो आप इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए। कौन कौन से वर्ड होते हैं आपके, ए स्वर हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, बी सी डी, ई नहीं आएगा, ई क्योंकि क्या होता है, स्वर होता है। एफ जी एच, आई नहीं आएगा। फिर इसके बाद जे, और जे के बाद में क्या आ जाता है, के। तो उस तक हमको लिखना नहीं है, उसके बाद के से पहले के लिखने हैं तो आपके यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो मतलब आपको एक तरफ तो किस में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। आपको दोनों को मिलाना है। जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 3 और 6, दूसरा है 2 3, तीसरे में लिखा हुआ है MATHEICS, चौथे वाले में लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। इधर में आपको A दिया गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। B में आपको दिया हुआ है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। सी, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप एक एक करके इसको देखिए। आपका फर्स्ट दिया हुआ है आपको 1 2 3 और 6। अब आप एक एक करके राइट साइड में आपको जो ABCD 4 आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, इन सब में देखिए आपके पास क्या आना चाहिए। x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 ऐसी संख्या होती है। और 6 की भाजक है, यानी कि 6 का उसमें क्या होना चाहिए, 6 में भाग जाना चाहिए। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 2 और 3 तो इसमें है, लेकिन 6 और 1 नहीं है। तो ये इसका नहीं हो सकता। लेकिन 2 और 3 कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो आपका ये मैच किससे करेगा, सेकंड वाले से। सही है। दूसरे वाले को पढ़िए। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि 10 से तो छोटी है और विषम संख्या है। क्या है ये, 10 से छोटी और विषम संख्या। तो क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 यही होगी। ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगी, 10 से बड़ी। तो देखिए ये कोई मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, बी।
इसको अगर आप देखते हैं तो x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ये कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है? भाजक। तो अगर आप 6 के भाजक निकालते हो तो 1 का भाग सभी में सम्मिलित होता है, 2 का भाग जाता है 6 में, 3 का भाग जाता है 6 में और 6 का भी भाग जाता है 6 में। तो आपका ये ग्रुप कौन सा मिल गया? 1, 2, 3 और 6। तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा? सी से। अब बचा आपके पास मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इस शब्द के अक्षरों को आप समुच्चय रूप में लिखोगे तो ऐसे लिखा ही आएगा, जो कि तीसरा वाला है। तो आपका ये तीसरा मैच हो जाएगा डी से। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.6 समाप्त 1.1 समाप्त हो जाती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी तक आप लोगों ने कई सारे समुच्चयों के बारे में पढ़ लिया। समुच्चय कैसे बनाए जाते हैं, समुच्चय को किस किस रूप में लिखा जाता है। समुच्चय अगर आपको रोस्टर रूप में दे रखा है तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, निर्माण रूप में दे रखा है तो आपको रोस्टर विधि के रूप में लिखना, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ संकेत आपके मिल रखे हैं। आपको कुछ ये बता रखा है कि कोई अवयव अगर किसी समुच्चय का अवयव है या नहीं है, इसके लिए बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाते हैं, जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है एकल समुच्चय। हमारा अगला टॉपिक क्या है? एकल समुच्चय। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो यह एकल समुच्चय कहलाता है। ये आपका कैसा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय। केवल इसमें क्या होना चाहिए? एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। बस एक ही कंडीशन है आपकी। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिए 1, ये केवल एक ही एलिमेंट हो गया। आप लिख दीजिए 0, आप लिख सकते हैं A, आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन केवल अवयव कितने होने चाहिए? एक अवयव। तो इसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 0, तो 0 भी एक सदस्य है। गलती से भी ऐसा मत मान लीजिएगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये समुच्चय है और इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है, क्योंकि 0 खुद में एक सदस्य है या एक अवयव है। इसके बाद आपके पास आता है रिक्त समुच्चय। जैसा कि आप लोग इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, रिक्त का मतलब खाली, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय का चिन्ह होता है ये फाई, यानी कि 0 बना के उसको काट दो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाई। ये आपका क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फाई का क्या होता है? ये समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं A बराबर ये।
या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a बराबर फाई। फाई अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब यही होगा कि ये कैसा समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है परिमित समुच्चय। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चय होता क्या है। परिमित समुच्चय का, परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है निश्चित। परिमित का मतलब होता है निश्चित, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी गणना की जा सके, जो हमारी गणना के परे ना हो, ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी हम गणना ही नहीं कर सकें, तो वो आपका क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय। जैसे आपसे कह दिया जाए आपकी कक्षा के छात्रों का समुच्चय, वो फिक्स है, जितने बच्चे होंगे उतना ही उसमें नाम होगा। आपके स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, ये भी आपका नियत है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होंगे स्कूल में नामांकित, वो सब तो नियत है, तो इसमें भी आपके समुच्चय क्या हो गए, परिमित। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों का समुच्चय, तो ये समुच्चय क्या है, अपरिमित। इसमें कितने अवयव हैं, कितने सदस्य आएंगे, हम कह नहीं सकते। हो सकता है कि हम जितनी देर में इसकी काउंटिंग करेंगे उतनी देर में तो इसकी काउंटिंग करने के बाद में कुछ और बच्चे नए हो जाएंगे, तो हमारी काउंटिंग प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगी। तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित का मतलब आप क्या समझे कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एक कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय और 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह से आपके पास आता है अपरिमित। अब अपरिमित से आप समझ ही गए कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ अवयव लिखकर आगे डॉट डॉट डॉट
यानी कि हम कुछ एलिमेंट्स तो लिखते हैं इसमें, जैसे 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट या 7 एलिमेंट, ऐसा कुछ एलिमेंट लिखते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि हमने 2 एलिमेंट लिख दिए, 3 एलिमेंट लिख दिए तो वो फिक्स हो गए, नहीं। एलिमेंट हमको उतने लिखने हैं, अवयव हमको उतने लिखने हैं जिससे कि हमको ये कंफर्म हो जाए कि वो पैटर्न क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7, तो मुझे पता चल गया कि आगे वाली संख्या क्या है, विषम संख्या है। मैं सब कौन सी संख्या लिख रहा हूँ, विषम संख्याओं को लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 2 4 6 लिख दिया तो मुझे पता चल गया कि किसका समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय है। अगर मैंने लिख दिया 1 4 9 16, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ये वर्गों का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। तो मैं कुछ एलिमेंट ऐसे लिखूंगा जिससे मुझे पता चल जाए, और आगे मैं क्या करूँगा, 3 डॉट लगा दूंगा। 3 डॉट से तात्पर्य आपका क्या है, 3 डॉट से तात्पर्य आपका वही है कि ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। अगर आप इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो आपको पता है ये क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है आपका, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इसी तरह से आप कितने भी समुच्चयों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है एक तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या होते हैं, यदि 2 समुच्चयों में सभी अवयव समान हो तो ये तुल्य समुच्चय या समान समुच्चय कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय या फिर समान समुच्चय। जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय है, आपको 2 समुच्चय दे रखे हैं। एक समुच्चय में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दूसरे समुच्चय में 3 4 1 2 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही समुच्चयों में 1 है, दोनों ही समुच्चयों में 2 है, दोनों ही समुच्चयों में 3 है, दोनों ही समुच्चयों में 4 है। तो आप इनको बोलेंगे कि ये दोनों समुच्चय A और B क्या हैं, तुल्य समुच्चय हैं, यानी कि ये दोनों समान समुच्चय हैं। तो इसको हम लिख देते हैं A बराबर B। अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाता कि जो समान नहीं है, जैसे मान लो मैंने इसमें 0 लगा दिया, तो ये समुच्चय क्या है, तुल्य समुच्चय नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इसको लिख देते A नॉट इक्वल टू V, ठीक है, समझ गए। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट दोनों में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हाँ, एक कंडीशन है कि इसमें रिपीटिशन हो सकता है। अगर आपको कोई समुच्चय दे दिया जाए B बराबर 1 2 2 3 4, तो ये तुल्य समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 2 जो है इसमें उपस्थित है और ये रिपीट हो रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिए, तुल्य समुच्चयों में सभी अवयव दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित होने चाहिए। अब इसके बाद आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ मैं, समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि क्या होती है, कोटि को हम n से दर्शाते हैं। कोटि का मतलब होता है समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय की
कोटि कहलाती है। समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसे हम n से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास एक समुच्चय है, तो इसकी कोटि हम लिखेंगे Na, कोटि ऑफ A। Na का मतलब है समुच्चय A की कोटि, और इसका मान कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। ये हमारी क्या कहलाती है? समुच्चय की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो आपके इस सेक्शन में 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर कुछ 3 एग्जाम्पल है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आप उनको कीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है देन यू कैन आस्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। ठीक है।